वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट जो है यानी पेपर 2 जो है बेसिकली पेपर 2 के लिए, और जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो एसएसटी सोशल साइंस है। ठीक है, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये सारी वीडियोस जो हैं, जो आप देख रहे हैं इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर, वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बनाई गई है और एकदम एज अ नोट्स की तरह बनाई गई हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इतना ही पढ़ेंगे, आपको आराम से आप पेपर दे करके आ जाएंगे, क्योंकि 60 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें से आने वाला है, जिसमें से 45 नंबर आपके एनसीईआरटी में से आएंगे और 45 में से ईजिली 40 आ जाएंगे अगर आप ठीक से पढ़ रहे होंगे, सुनेंगे समझेंगे तब भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 13 वीडियो को हमने ऑलरेडी देख लिया है, आपने देख लिया होगा, हमने बना दिया है, अपलोड कर दिया है। उसको देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। हिस्ट्री के अलावा सिविक्स, जियोग्राफी, उनकी भी वीडियोस हैं, उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले भी बना रखा है, उसको भी देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना रखे हैं, उनको भी देख सकते हैं आप। तो बहुत भर के चीज़ें हैं पेपर 2 एसएसटी वालों के लिए, अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं और सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब ने भी तो आपको शॉर्ट्स वगैरह दे ही दिए हैं कि भाई वहाँ जाइए, पढ़ना नहीं है तो शॉर्ट्स पर आइए, वहाँ देखिए। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 14 या वीडियो नंबर 14। ठीक है, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके क्या मतलब, इसके बारे में पढ़ेंगे हम चैप्टर में। ठीक है, मुगलों के बारे में। तो जितने भी पॉइंट है वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स की तरह बनाए गए हैं और आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। सारे पॉइंट एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑन करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया पर बेल आइकन को ऑन करना आप भूल गए हैं तो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई इश्यू लगता है तो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी प्रेज़ कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है हमारे को भी, अगर हम देखते हैं कि भाई रिस्पॉन्स किस प्रकार का आ रहा है भाई, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य, तो पहला पॉइंट है, मुगल दो महान शासक वंश के वंशज थे। जो मुगल थे वो दो महान उनके शासक थे, जिनके वंश के वो वंशज थे। ठीक है, माता की ओर से वे जो है चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। और पिता की ओर से, माता की ओर से वो जो है चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे, जितने मुगल थे, और ये चीन और मध्य एशिया में शासन किया करते थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो दो वंशजों के जो ये थे, वंशज समझते हैं आप, हेरिडेशनल जो चीजें चलती हैं भाई, उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता, ऐसे वाला पीछे की तरफ से जाते हैं। ठीक है, तो माता की तरफ से तो चंगेज खां के वंशज थे, और पिता की तरफ से ये तैमूर वंश के वंशज थे। मुगल अपने आप को मुगल जो थे अपने आप को मंगोल या मुगल के जो है अलाव कहलवाना जो है पसंद नहीं करते थे। ठीक है, मुगल जो थे अपने आप को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। देखिए कितनी, मतलब मुगल हम उनको पढ़ रहे हैं, आज चैप्टर का नाम मुगल साम्राज्य है, लेकिन मुगल जो एक्चुअल में थे ना, वो अपने आप को, उनको अगर कोई मुगल बोलता था तो वो पसंद ही नहीं करते थे कि भैया हमको मुगल मत बोलो। या मंगोल बोलते थे तो वो मंगोल भी कह सुनना जो है पसंद नहीं करते थे। चंगेज खां से जुड़ी स्मृति जहाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, इसलिए उनको ये पसंद नहीं था। क्योंकि कोई चंगेज खां से रिलेटेड उनको अगर कुछ बोला जाता था ना, तो उनको लगता था कि भाई उनको अगर मुगल बोल दिया या मंगोल बोल दिया तो उनको चंगेज़ खां वाली फीलिंग आती थी कि भाई हमारे को जो है आप चंगेज़ खां के उत्तराधिकारी बता रहे हैं, तो हम नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि चंगेज़ खां जो है काफ़ी नरसंहार, यानी कि भाई इंसानों को, हंड्रेड ऑफ पीपल्स को जो है उन्होंने बहुत मारा है बिना किसी सोच समझ के, तो वो कहलवाना पसंद ही नहीं करते थे। दूसरी ओर जो मुगल थे, कैमूर नहीं तैमूर, ठीक है, तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ठीक है, यानी मुगल जो थे वो चंगेज खां के वंशज पर गर्व का महसूस नहीं करते थे, और वो पसंद भी नहीं करते थे कि भाई उनको कोई मुगल बोले। लेकिन अगर उनको कोई तैमूर खां के वंशज बोलेंगे या उत्तराधिकारी बोलेंगे, तो वो इन पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने, यानी कि तैमूर खां ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया कि तैमूर खां ने, जो तैमूर जो था उसने कब जा दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो 1398 में दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया था। और मुगल अपने आप को किसके वंशज कहलवाना पसंद करते थे, तो तैमूर लंग के जो है वो वंशज कहलवाना पसंद करते थे, ना कि चंगेज खां के।
ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ इस 4 पॉइंट में आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल गए आराम से। अगला पॉइंट है मुगल सैन्य अभियान, मुगल मिलिट्री कैंपेन की बात हो रही है इसके अंदर। तो प्रथम मुगल शासक, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। प्रथम मुगल शासक, सबसे पहले मुगल शासक का नाम है बाबर। 1526 से लेकर के 1530 ये टाइम पीरियड रहा है इनका। इन्होंने यानी कि बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी, यानी 12 वर्ष के अंदर ही जो है ये राजा बन गया था, ठीक है। मंगोलों की दूसरी शाखा, ठीक है, अजबेगों ने आक्रमण के कारण, यानी मंगोल के जो दूसरी शाखा यानी जो दूसरे ब्रांच थे ना, उन्होंने इन पे आक्रमण किया। तो इनके कारण जो है इनको अपनी पैतृक गद्दी जो है छोड़नी पड़ी, जो इनको पापा की तरफ से मिली थी ना गद्दी, उनको इनको छोड़ना पड़ गया। तो पहले शासक का नाम था बाबर। मुगल के पहले शासक का नाम क्या था? बाबर। बाबर, समझ गया, बाबर जी। तो बाबर 1526 से 1530 तक ने कुछ कुछ काम किए हैं। देखिए क्या किया था इसने। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को किसने हराया था? बाबर ने हराया था 1526 में। 1527 में खानवा में राणा सांगा, इनको हराया था। राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को भी बाबर ने हरा दिया था। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को भी हराया था बाबर ने। तो बाबर से रिलेटेड आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। और मेन चीज यही है कि भाई बाबर जो है पहला मुगल शासक था। फिर इसका बेटा था हुमायूं, उसको भी देख लेते हैं हम। तो बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड है 1530 से 1540 एक बार, फिर 1555 से लेकर के 1556 तक, एक साल के लिए। तो हुमायूं के बड़े भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंद्वियों के सामने जो है फीका पड़ गया। शेर खान ने, है ना, शेर खां, ये वाला शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। हुमायूं को 2 बार किसने हराया? शेर खान ने हराया। 1539 में चौसा में हराया था और 1540 में कन्नौज में हराया। इस पराजय के कारण उसको जो है ईरान की ओर भागना पड़ गया हुमायूं को, ठीक है। तो पहला शासक हुआ बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां। ऐसे आपको ये लाइन से भी याद करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आया बाबर 1556 से लेकर के 1605 तक। तो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना अकबर। अकबर जो है वो काफी फेमस जो है राजा रहा मुगलों के बीच में। अकबर के 9 रत्न भी थे, ठीक है। तो 13 वर्ष की आयु में जो है सम्राट यानी कि राजा बन गया। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षण बेगम बेगम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था, यानी कि जो उसके संरक्षक थे बेगम खां, ठीक है, और घरेलू कर्मचारी जो थे, जो उसके घर में सर्वेंट्स वगैरह थे, उनसे वो आज़ाद हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों के जो निकटवर्ती राज्य थे, मालवा और गोंडवाना, तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उच्च बेगू के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। किसने चलाया भाई? अकबर ने। देखिए 13 साल की उम्र में जो है इतने सारे काम कर दिए थे इन्होंने, ठीक है। अकबर ने 13 साल की उम्र में इतने सारे काम कर दिए। अगला पॉइंट है 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1539 में रणथोड़ पर अकबर ने कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान अकबर ने चलाया। 1585 से 1605 सॉरी 1585 से 1605 के मध्य अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया बहुत अच्छे से। और उत्तर पश्चिम में भी इसने अभियान चलाए थे, सैन्य अभियान चलाए थे, और वहां जाकर के ये जो है जगहों को हड़पना शुरू कर दिया था इसने। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि देखिए ये होता है, जैसे ये मान लीजिए ए है जो राजा है, इसका बड़ा बेटा बी, उससे छोटा बेटा सी है। तो देखिए इसके बाद से ऑटोमेटिकली क्या था, जो बड़ा बेटा होता है उसको क्या मिल जाता है? राजगद्दी मिल जाती है, इजीली मिल जाती है ना। ए कोई किसी का पापा है भाई और उसके 2 बेटे हैं बी और सी, जिसमें बी बड़ा है सी छोटा है। तो सबसे पहले राजगद्दी यानी जो राजा होगा और जो उत्तराधिकारी होगा ए के बाद, वो कौन होगा? ऑटोमेटिकली बी होगा। पर मुगल इस चीज को नहीं मानते थे, ठीक है। मुगल इस चीज को नहीं मानते थे, ये ध्यान रखना है आपको। मुगल भाई बिल्कुल इस चीज को नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि भैया जो कैपेबल है, या मार मूर करके ले लेते थे वो लोग। तो मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इस पर मुगल नहीं मानते थे। तो भैया बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, अब कौन आएगा भाई? जहांगीर, फिर आएगा शाहजहां, फिर औरंगजेब,
ठीक है, ये आपको इतने नाम याद रखने हैं लाइन वाइज। अब जो आपका ये इस वीडियो में लास्ट पॉइंट रह जाता है इस चैप्टर से, वो है मनसबदार। ठीक है, मनसबदार वाला एक लास्ट पॉइंट रह जाता है, फिर अकबरनामा और आईन अकबरी, फिर ये वाला भी चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए मनसबदार, मनसबदार क्या है भाई, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो है मनसबदार कहलाए। ठीक है, मुगलों की सेवा में जो नौकर आए थे वे लोगों को क्या बोला गया, मनसबदार। ओके, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद, पर नहीं बल्कि पद, पद जो होता पोस्ट वो मिल जाए। ठीक है, मनसबदार का मतलब क्या हुआ, मनसब का मतलब हो गया सरकारी हैसियत, कोई गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, कोई गवर्नमेंट पोजीशन अगर उसको मिल जाए, स्टेटस ऐसा मिल जाता है तो उसको मनसबदार कहा जाता है। तो मुगलों की सेवा में ऐसे नौकरशाह जो आए थे, जो मुगलों की सेवा करते थे, ऐसे नौकर जो मुगलों की सेवा करते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। ये हो गया मनसबदार से रिलेटेड। और फिर है अकबरनामा और आईने अकबरी। यहाँ से आपको देखिए, हमें तो भाई नंबर से मतलब है, हमें नहीं पता कि यार अकबर ने क्या क्या कुछ भी किया भाई, मुगलों ने तो बेसिकली क्या बोले, रहने दीजिए हैं इन चीज़ों को, बाद में कभी डिस्कस करेंगे फुर्सत में बैठ के। ठीक है, अभी रहने देते हैं, अभी तो हम फोकस करते हैं एग्जाम पर अपने, क्योंकि हमें नंबर तो चाहिए। तो अकबरनामा और आईने अकबरी यह पुस्तक जो है अबुल फजल ने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अकबरनामा और आईने अकबरी जो है वो किताब है, दोनों की दोनों, कुछ और नहीं है। कोई आईने अकबरी शीशा मत समझ लीजिएगा इसको। ये बुक किसने लिखी है, अबू फजल ने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। कब लिखी थी, शासनकाल के टाइम में, अकबर के शासनकाल के टाइम में लिखी थी। ठीक है, इतिहास के बारे में 3 जिल्दों में लिखी एक पुस्तक है ये, जिसका नाम है अकबरनामा। ओके, पहली जिल्द में देखिए क्या लिखा है, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान किया। इन द फर्स्ट वॉल्यूम अकबर एशियंट्स जो थे उनको उन्होंने डिस्क्राइब करा है, किसने, अबुल फजल ने। दूसरी जिल्द के अंदर अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं थी उनका वर्णन किया कि भाई द सेकंड वॉल्यूम डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ अकबर रीजन। ठीक है, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज का बयान है, दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाएं हैं, और तीसरी जिल्द के अंदर, ठीक है, तीसरी जिल्द जिसका नाम है आईने अकबरी, तीसरी जिल्द का नाम क्या है, आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का विवरण मिलता है। तो 3 जिल्द ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिएगा एक बार इसको फिर से देखिए यहाँ पर सब। तो अकबरनामा ये पुस्तक है, इस पुस्तक को अबुल फजल ने लिखी है। इसकी तीसरी जिल्द का नाम है आईने अकबरी। तो पहली जिल्द के अंदर इसने अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा, दूसरी जिल्द में अकबर का जो शासनकाल में जो भी घटना हुई उसके बारे में लिखा, और तीसरी जिल्द जिसका नाम है आईने अकबरी, तीसरी जिल्द यानी तीसरा जो वॉल्यूम है उसका नाम है आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन की, भाई उसने कैसे जो है रूल किया, ठीक है, उसके घराने, सेना, राजस्व, इनका जियोग्राफिकल जो है ब्यौरा दिया इन्होंने। ठीक है, किसने दिया भाई, अबुल फजल ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो कि क्लास 14 वीडियो नंबर 14 आप कह सकते हैं। ठीक है, बाकी 13 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बाकी अगर आप चैनल पर आ जाते हैं ना तो चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। प्लेलिस्ट में क्या है, कई बार जो है भाई प्लेलिस्ट की जो है लिंक नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, कोई भी कारण हो जाता है उसके लिए। तो कभी भी आप चैनल पर आ जाएं तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, हो सकता है वहाँ पर आप जो ढूंढ रहे हैं वो इजीली मिल जाए आपको। ठीक है, सभी का क्योंकि क्या क्या कर रखा है ना, सभी का प्लेलिस्ट बना रखा है अलग अलग से। तो आप वहाँ पे जाइए, उसको देखिए आराम से, सभी कंटेंट मिल जाएंगे। अगर आपका पेपर 2 एसएसटी है तो बहुत ईजिली, और पेपर से पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो भी जाएगी अगर आप वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं। बाकी आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए भाई हमारे को। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन, यही सेम नेम है टेलीग्राम के ऊपर भी, वहाँ पे भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। और वहाँ पर क्या होगा ना, आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। ठीक है, बुक्स वगैरह भी अपलोड कर दी जाती है, तो वहाँ पर आपको वो भी इजीली देखने को मिल जाएगा। तो आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, उम्मीद तो मेरे को यही है, बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा। जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं। तो वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।